किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। बुढ़िया बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन उम्र के साथ उसकी ताकत कम हो रही थी। उसका बेटा रघु बुद्धिमान था और अपने छोटे से खेत में काम करके दोनों का गुजारा करता था। गांव में एक साहूकार था जिसका नाम हरिराम था। वह बहुत लालची था और गांव के गरीबों को ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देता था। बुढ़िया ने भी कुछ समय पहले उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कर्ज चुका सके। एक दिन हरिराम उनके घर आया और गुस्से में बोला, बुढ़िया, तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर 3 दिन के अंदर मेरा पैसा नहीं लौट आया तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। बुढ़िया बहुत उदास थी। वह जानती थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि कर्ज चुका सके। वह निराश होकर अपने बेटे से बोली, बेटा, हम क्या करेंगे? अगर हमारा खेत चला गया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। माँ, चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे कुछ सोचना होगा। उस रात रघु ने बहुत सोचा और आखिरकार एक योजना बनाई। अगले दिन वह गांव के बाहर जंगल की ओर चल दिया। वहां उसने कुछ ऐसी चीजें खोजनी शुरू की जो उसकी योजना को सफल बना सकती थीं। वह क्या करने वाला था, यह किसी को नहीं पता था, यहां तक कि उसकी मां को भी नहीं। रघु जंगल में कुछ घंटे तक घूमता रहा और कुछ चीजें इकट्ठा करता रहा। फिर वह एक गुफा में गया जहां उसे कुछ चमकती हुई पत्थर जैसी चीजें मिली। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे ये क्या है? ये तो बहुत चमकीला लग रहा है। वह उन्हें लेकर गांव वापस आया और सीधा साहूकार हरिराम के पास पहुंचा। रघु ने वह चमकते हुए पत्थर निकाले और उन्हें साहूकार के सामने दिखाया। हरिराम जी, ये पत्थर बहुत अनमोल है। ये खास पहाड़ों से मिलते हैं और इन्हें बड़े व्यापारी ऊंचे दाम पर खरीदते हैं। मैं इन्हें आपको देता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ समय और दे दीजिए ताकि मैं बाकी कर्ज चुका सकूं। हरिराम ने उन पत्थरों को गौर से देखा। वे सच में किसी अनमोल चीज जैसे लग रहा था। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, अगर यह सच में इतने कीमती हैं तो मैं इसे जांच करवाऊंगा। अगर यह असली निकले तो मैं तेरा आधा कर्ज माफ कर दूंगा और बाकी कर्ज चुकाने के लिए तुझे 1 महीना दूंगा। ठीक है, आप इन्हें परखवा लीजिए। साहूकार ने पत्थरों को तुरंत एक सुनार के पास ले गया। इधर रघु तेजी से अपनी अगली योजना पर काम करने लगा। वह जानता था कि उसे साहूकार को पूरी तरह मात देनी होगी, वरना उसका लालच फिर से हावी हो जाएगा। साहूकार ने सुनार को पत्थर दिखाया। सुनार ने पत्थरों को अच्छे से देखा, फिर हंसते हुए बोला, हरिराम जी, ये तो साधारण चमकदार पत्थर है। इससे तो एक चॉकलेट भी नहीं मिलेगा। हरिराम यह सुनकर दंग रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने नौकर को भेजा और रघु को बुलवाया। रघु जब पहुंचा तो साहूकार गुस्से से बोला, तूने मुझे धोखा देने की कोशिश किया। अब तेरा खेत मैं आज ही हथिया लूंगा। रघु जरा भी डरा नहीं। हरिराम जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने बस आपकी लालच की परीक्षा ली। आप खुद सोचिए, अगर ये पत्थर सच में अनमोल होते तो क्या आप मुझे 1 महीने की मोहलत देते? नहीं। आप उसी वक्त मेरा पूरा कर्ज माफ कर देते और मुझे और ऐसे पत्थर लाने को कहते। साहूकार को झटका लगा। रघु ने सही कहा था। वह लालच के कारण बिना जांच पड़ताल किए ही पत्थर को असली मान बैठा था। जो भी हो, तेरा कर्ज अब मैं माफ नहीं करूंगा। कल तक अगर तूने पैसे नहीं चुकाए तो तेरा खेत मेरा। ठीक है, मैं कल तक कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगा। वह घर लौटा और माँ से बोला, माँ, अब बस आखिरी चाल बची है। अगर यह सफल हुई तो हम हमेशा के लिए इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बुढ़िया माँ चिंतित होकर बोली, बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन कोई खतरा मत मोल लेना। माँ, इस बार चालाकी के खिलाफ मेरी सच्ची बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। आखिर रघु क्या करने वाला था? क्या वह अपने खेत को बचा पाएगा? रघु रात भर जागकर अपनी योजना पर विचार करता रहा। सुबह होते ही वह एक लोहार के पास गया और उससे कुछ पुरानी लोहे की जंजीरें और एक ताला खरीदा। फिर वह गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति दीनानाथ काका से मिलने गया। रघु ने काका को धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह तो बड़ी अनोखी तरकीब है।
मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद रघु गांव के चौपाल में जाकर जोर जोर से बोला, सुनो, मैंने जंगल में एक गुप्त खजाने की गुफा ढूंढ निकाली है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल सबसे धैर्यवान व्यक्ति ही इसे पा सकता है। ये सुनते ही गांव वाले चौंक गए। कुछ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अधिकतर लोग इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। सबसे अधिक उत्सुक तो साहूकार हरिराम था। उसने सोचा, अगर यह सच है तो यह खजाना मेरा ही होगा। अगर तुझे सच में खजाने की जगह पता है तो मुझे वहां ले चल। अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। ठीक है हरिराम जी, लेकिन एक शर्त पर। गुफा के अंदर केवल आप ही जा सकते हैं। जो व्यक्ति खजाना लेने जाएगा उसे पहले अपने लालच की परीक्षा देनी होगी। हरिराम यह सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर लालच में आकर तैयार हो गया। रघु उसे लेकर जंगल की ओर बढ़ा। दीनानाथ काका और कुछ गांव वाले भी पीछे पीछे चल पड़े। वे सब यह जानने को उत्सुक थे कि रघु सच में क्या करने वाला है। गुफा के पास पहुंचते ही रघु ने जंजीर और ताले को निकालकर और बोला, साहूकार जी, जब तक आप अंदर होंगे हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। जब आपको खजाना मिल जाए तो जोर से आवाज देना, हम ताले को खोल देंगे। साहूकार जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, रघु ने बाहर से ताला लगा दिया और बोला, अब आपकी परीक्षा शुरू होती है साहूकार जी। अगर आप सच में धैर्यवान हैं तो खजाने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर लालची हैं तो इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। साहूकार ने अंदर से चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रहा है रघु? मुझे बाहर निकाल। साहूकार जी, आपने गांव वालों से हमेशा चालाकी और लालच से पैसा लिया। अब समय आ गया है कि आप खुद अपने लालच का फल चखें। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। रघु ने सही किया। लालची व्यक्ति को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। गुफा के अंदर साहूकार बुरी तरह डर गया। उसे घना अंधेरा घेर चुका था और अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, रघु, मुझे बाहर निकालो। ये सब तुम्हारी चाल थी, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूं कि मैं कर्ज माफ कर दूंगा। बाहर खड़े गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ ने कहा कि साहूकार को सबक मिल चुका है, अब उसे बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन रघु शांत खड़ा रहा। उसने दीनानाथ काका की ओर देखा और उनसे पूछा, काका, क्या आप मानते हैं कि यह व्यक्ति अपनी गलती से सच में कुछ सीख पाएगा? बेटा, यह लालच में अंधा व्यक्ति है। जब तक इसे असली कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी, ये सुधरने वाला नहीं है। रघु ने अंदर की ओर आवाज दी, साहूकार जी, अगर आप सच में अपनी गलती मानते हैं तो एक वादा कीजिए। आप भविष्य में किसी गरीब से अन्याय नहीं करेंगे और कभी लालच में किसी को धोखा नहीं देंगे। हाँ, मैं वादा करता हूं। बस मुझे यहां से बाहर निकालो। रघु ने गांव वालों की ओर देखा और फिर ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही साहूकार बाहर निकला, वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। रघु, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने हमेशा गरीबों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि सच्ची बुद्धिमानी लालच में नहीं, बल्कि दया और ईमानदारी में है। उसने सबके सामने रघु और उसकी माँ का पूरा कर्ज माफ कर दिया और भविष्य में किसी गरीब से अन्याय न करने का वादा किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और सबने मिलकर रघु की तारीफ की। गांव में अब कोई भी साहूकार से डरता नहीं था। रघु की समझदारी और साहस ने सभी को यह सिखा दिया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन बुद्धिमानी और ईमानदारी से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। साहूकार का कर्ज माफ हो चुका था, लेकिन रघु जानता था कि केवल इतना ही काफी नहीं है। उसे अपनी माँ और गांव के बाकी गरीब लोगों के लिए भी कुछ करना था, ताकि वे भविष्य में किसी साहूकार के लालच का शिकार न बने। कुछ दिनों बाद रघु ने गांव में सभी किसानों और मजदूरों की एक बैठक बुलाई। हमेशा दूसरों के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम खुद कुछ ऐसा करें जिसे हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? हमारी जमीनें छोटी हैं और साहूकार जैसे लोग हमेशा हमारा शोषण करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक समूह बनाएं
जहां हम एक दूसरे की मदद करें और जरूरत पड़ने पर बिना ब्याज के एक दूसरे को उधार दें। गांव वाले इस विचार से बहुत प्रभावित हुए। एक किसान बोला, अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें कभी किसी लालची साहूकार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साहूकार हरिराम भी वहीं आ पहुंचा। अगर तुम लोग इस समूह को बनाना चाहते हो तो मैं भी इसमें योगदान देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी अतिरिक्त अनाज और पैसे हैं वे गांव की भलाई में लगें। गांव वाले यह सुनकर चकित रह गए। वे साहूकार पर भरोसा करने में थोड़ा चिंतित थे, लेकिन रघु ने कहा, अगर कोई अपनी गलती सुधारना चाहता है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। अब कोई भी किसान साहूकार के लालच में नहीं फंसता था, क्योंकि हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार मदद मिल जाती थी। रघु की योजना ने पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रघु के मन में एक और बड़ा सपना था, कुछ ऐसा जो गांव को और भी आगे ले जा सकता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं चाहता हूँ कि गांव के लोग सिर्फ खेती पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने हाथ से कुछ नया बनाएं, जिससे वे और भी अच्छा कमा सकें। बेटा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन क्या यह संभव होगा? अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगले दिन रघु ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाया और कहा, हमारी जमीन से हम केवल फसल ही नहीं उगा सकते, बल्कि कई और चीजें बना सकते हैं। अगर हम अपने खेतों में सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए और उन्हें खुद बाजार में बेचें, तो हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं। लेकिन बेटा, हम तो बस अनाज ही उगाते आ रहे हैं, बाकी चीजों का हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगर हम सीखने को तैयार हों तो सब कुछ संभव है। मैं कुछ हफ्तों के लिए शहर जाऊंगा और वहां के व्यापारियों से मिलूंगा। वहां से मैं नई तकनीकें और अच्छी खेती के तरीके सीख कर आऊंगा। अगर हम सब नई चीजें सीखें, अपनाएं, तो हमें कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। गांव वाले ये सुनकर खुश हो गए। उन्होंने पहली बार सोचा कि उनके पास भी कुछ नया करने की शक्ति है। रघु कुछ दिनों बाद शहर के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर उसने खेती की नई नई तकनीकें सीखीं, व्यापारियों से मिला और यह समझा कि बाजार में किन चीजों की ज्यादा मांग है। उसने देखा कि गांव के लोग अगर अपने खेतों में सब्जियां और औषधीय पौधे उगाए तो वे अच्छी कमाई कर सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद फिर वह गांव वापस लौटा और उसके पास कई नई योजनाएं थीं। उसने गांव वालों को नए तरीके सिखाए और उन्हें बाजार से सीधे जोड़ने में मदद की। सभी किसान रघु के कहे अनुसार फसल उगाने लगे और अपने उत्पाद शहर में बेचने लगे और अच्छी कमाई करने लगे। अब गांव सच में आत्मनिर्भर बन रहा था। गांव में रघु की नई योजनाएं बहुत सफल हो रही थीं। अब किसान केवल अनाज ही नहीं, बल्कि सब्जियां, फल और औषधीय पौधे भी उगाने लगे थे। गांव के लोग मेहनत से काम कर रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी कोई न कोई मुश्किल आ ही जाती है। एक दिन रघु और कुछ किसान अपनी उपज लेकर शहर के बाजार में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बड़े व्यापारी उनके उत्पादों को बहुत ही कम दामों में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। देखो भाई, ये सब्जियां और फल अच्छे तो हैं, लेकिन हमारे पास पहले से ही दूसरे गांवों से माल आता है। अगर तुम कम दामों में बेचोगे तो ही हम इसे खरीदेंगे। वैसे ही दूसरा व्यापारी बोला, हाँ, और अगर तुमने हमसे सीधा सौदा नहीं किया तो तुम्हारा माल खराब हो जाएगा और तुम्हें घाटा होगा। रघु समझ गया कि ये व्यापारी उनकी मेहनत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने किसानों से कहा, हमें इन व्यापारियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। गांव वापस आकर रघु ने सबको इकट्ठा किया। हमें अपनी फसल को बेचने के लिए व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यों ना हम खुद ही अपने सामान को बेचने की व्यवस्था करें। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम तो बाजार नहीं चला सकते। अगर हम अपने उत्पादों को सीधा शहर के ग्राहकों तक पहुंचाएं, तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा और हमें किसी व्यापारी के आगे झुकना भी नहीं पड़ेगा। हम अपने गांव के पास ही एक छोटी मंडी बनाएंगे, जहां शहर के लोग खुद आकर हमसे सामान खरीद सकें। गांव वालों को यह विचार बहुत पसंद आया। जल्द ही सभी ने मिलकर गांव के पास ही एक खुला स्थान चुना और वहां अपनी छोटी मंडी शुरू कर दी। अब शहर के लोग खुद गांव में आकर
ताज़ा फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद खरीदने लगे। धीरे धीरे गांव की यह मंडी प्रसिद्ध होने लगी। अब गांव सिर्फ एक साधारण गांव नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग ताजी और शुद्ध चीजें खरीदने आते थे। गांव के लोगों को अब व्यापारियों के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। वे खुद अपने दाम तय करते और अपने लाभ का पूरा आनंद उठाते। रघु की माँ ने एक दिन उससे कहा, बेटा, तेरी बुद्धिमानी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। माँ, जब तक हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तब तक कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। गांव की सफलता अब दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। शहर के लोग खुद गांव आकर ताजा सब्जियां और औषधीय पौधे खरीदने लगे थे। किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा था, लेकिन यह देखकर शहर के बड़े व्यापारी परेशान हो गए। उनका धंधा मंदा पड़ने लगा था, क्योंकि लोग अब सीधे गांव वालों से सामान खरीद रहे थे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। शहर के कुछ लालची व्यापारियों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने गांव के किसानों के बीच झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक दिन कुछ अजनबी गांव में आए और अफवाह फैलाने लगे। तुम्हारी मंडी तो बस कुछ ही दिनों की बात है। सरकार जल्दी ही इस जगह को बंद करने वाली है। गांव वालों में हलचल मच गई। वे डर गए कि अगर मंडी बंद हो गई तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम फिर से व्यापारियों के चंगुल में फंस जाएंगे। रघु को यह बात सुनकर शक हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस सच्चाई का पता लगाएगा। रघु शहर गया और वहां सरकारी अधिकारियों से मिलकर पूछा कि क्या सच में मंडी बंद होने वाली है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। यह सब सिर्फ अफवाह है। रघु को समझते देर न लगी कि यह व्यापारियों की चाल थी। गांव वाले गुस्से में आ गए। एक किसान बोला, अब हम इन व्यापारियों की चाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि हम अपनी मंडी को और भी बड़ा बनाएंगे। हाँ, अब हमें और भी सावधान रहना होगा ताकि कोई हमें धोखा न दे सके। रघु ने गांव के युवाओं को संगठित किया और मंडी के प्रचार के लिए शहर में पर्चे बांटने शुरू कर दिए। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी मंडी पूरी तरह कानूनी है और यहाँ का सामान सबसे अच्छा और ताज़ा होता है। धीरे धीरे मंडी में ग्राहकों की संख्या और बढ़ने लगी। व्यापारियों की चाल उल्टी पड़ गई। रघु और गांव वालों ने यह साबित कर दिया कि अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अब गांव की मंडी और भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। शहर से बड़े व्यापारी भी वहां आने लगे, लेकिन इस बार वे व्यापारियों की तरह नहीं, बल्कि खरीदारों की तरह आए। गांव के लोगों को अब अपने उत्पादों के लिए अच्छे दाम मिलने लगे थे। बेटा, अब तो गांव बहुत अच्छा चल रहा है। तू और क्या करना चाहता है? माँ, हमें बस अच्छे दाम ही नहीं चाहिए, हमें अपने गांव का नाम और ऊंचा करना है। हम अपने उत्पादों को शहर से भी बड़े बाजारों तक पहुंचाएंगे। रघु ने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं को इकट्ठा किया। अगर हम अपने सामान को सीधे बड़े शहरों में बेच सकें तो हमें और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बड़े शहरों तक सामान कैसे भेजेंगे? हमारे पास तो ना गाड़ियां हैं और ना ही बड़े व्यापारी जानते हैं। हर समस्या का हल होता है। अगर हमें अपने सामान को दूर तक बेचना है तो हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। रघु ने यह जानने के लिए शहर जाकर बड़े व्यापारियों से बातचीत की कि वे अपने उत्पादों को कैसे बेचते हैं। उसने पाया कि बड़े व्यापारी अपने सामान को ट्रकों के जरिए दूर दराज तक भेजते हैं। वह वापस गांव आया और सबको बताया। हम लोग ट्रक तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, हमें बैलगाड़ी का उपाय करना होगा। हमें भी अपने उत्पादों को ट्रकों में भरकर बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। गांव वालों ने मिलकर पैसे जोड़े और एक बैलगाड़ी ही खरीद लिया। रघु और उसके साथी खुद गांव का माल सीधा बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचाने लगे। अब गांव के उत्पाद सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि बड़े शहरों के होटलों, दुकानों और व्यापारियों तक पहुंचने लगे थे। धीरे धीरे गांव इतना समृद्ध हो गया कि वह आसपास के अन्य गांवों के लिए भी एक मिसाल बन गया। दूसरे गांवों के लोग भी रघु से सीखने आने लगे। रघु की माँ गर्व से बोली, बेटा, तूने जो सपना देखा था वह सच कर दिखाया। माँ, जब तक हम आगे बढ़ने की सोचते रहेंगे तब तक कोई हमें रोक नहीं सकता। गांव के पास ही एक और बड़ा गांव था, जहां के मुखिया का नाम भवानी सिंह था।
वह खुद को सबसे ताकतवर मानता था और चाहता था कि उसके गांव का दबदबा पूरे क्षेत्र में बना रहे। लेकिन जब उसने देखा कि रघु के गांव की मंडी और व्यापार इतना सफल हो गया है, तो उसे जलन होने लगी। एक दिन उसने अपने कुछ साथियों से कहा, अगर यह गांव ऐसे ही तरक्की करता रहा तो हमारे गांव का नाम पीछे रह जाएगा। हमें कुछ करना होगा। भवानी सिंह ने अपने कुछ आदमियों को गांव भेजा और वहां अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। क्या तुम्हें पता है, सरकार अब गांव की इस मंडी पर टैक्स लगाने वाली है। इसका मतलब यह है कि जो भी यहाँ सामान बेचेगा उसे भारी कर चुकाना होगा। दूसरा आदमी बोला, हाँ, और अगर यह मंडी बंद हो गई तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। फिर तुम्हें भवानी सिंह के गांव के बाजार में ही माल बेचना पड़ेगा। गांव वालों में एक बार फिर हलचल मच गई। लोग डरने लगे कि कहीं उनकी मेहनत बर्बाद न हो जाए। कुछ किसान तो सोचने लगे कि वे भवानी सिंह के बाजार में ही अपना माल बेच दें ताकि कोई परेशानी न हो। रघु ने जब यह सुना तो उसे शक हुआ। वह तुरंत तहसीलदार के पास गया और असली जानकारी निकाली। यह सब झूठी अफवाहें हैं। सरकार ने ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। कोई तुम्हारी मंडी को बंद नहीं कर सकता। रघु समझ गया कि यह भवानी सिंह की चाल थी। रघु गांव लौटा और सबको इकट्ठा किया। हम इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, अब डर कर हार मानना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं तहसीलदार से मिलकर आया हूँ और मुझे पता चला कि ये सब झूठी बातें हैं। भवानी सिंह हमें डराकर हमारा हौसला तोड़ना चाहता है। गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उनका डर दूर हो गया। जब भवानी सिंह को यह पता चला तो वह गुस्से से बौखला गया। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गांव वाले एकजुट हो चुके थे और अब वे किसी भी अफवाह से डरने वाले नहीं थे। बेटा, जब लोग तरक्की करते हैं तो कई बार दूसरे उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसे कोई नहीं हरा सकता। माँ, जब तक हम सब मिलकर चलते रहेंगे तब तक कोई हमारी प्रगति को रोक नहीं सकता। गांव अब पूरी तरह समृद्ध हो चुका था। किसान अपनी उपज सीधा बड़े शहरों में बेच रहे थे और उनकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई थी। गांव में अब पक्की सड़कें बन रही थीं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे और लोग पहले से अधिक खुशहाल थे।